गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं मेहता पीजी कॉलेज से बॉटनी से डॉक्टर पिंकी सैनी। लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी कि फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस किस मेथड्स के द्वारा होता है। यानी हमने क्या क्लियर किया था, रिप्रोडक्शन, जनन। इस रिप्रोडक्शंस में हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेप्स कंप्लीट कर ली थी। आज अपन इसके अंदर बात करेंगे केवल और केवल टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन के प्रकार, लैंगिक जनन के प्रकार। तो फंजाई के अंदर लैंगिक जनन जो है वो कई टाइप से होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए उसमें लैंगिक जनन के जैसे कोई ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होते। लास्ट वीडियो में भी हमने यही डिस्कस किया था कि कोई उसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं बनते। अब उसमें केवल फ्यूजन होगा किसका, या तो साइटोप्लाज्म का या न्यूक्लियस का। तो अब इसके बेस पे इनके टाइप्स बना दिए जाते हैं। तो अपन बात करते हैं आज इसके फर्स्ट टाइप की। फर्स्ट इसका जो टाइप है वो है पैलिनोगैमेटिक फ्यूजन। पैलिनोगैमेटिक फ्यूजन, इसका दूसरा नाम और रख दिया जाता है पैलिनोगैमेटिक कॉपुलेशन। इस फ्यूजन की जगह कॉपुलेशन भी रखा जाता है। प्लेनोगैमेटिक, केवल और केवल प्लाज्मोगेमी का क्या होगा, कॉपुलेशन, यानी कि सहयुग्मन। फ्यूजन को कहते हैं सलियन और कॉपुलेशन को कहते हैं सहयुग्मन। किसका, पैलिनोगैमिट्स का। हम इसको टुकड़ों में याद करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से याद होगा, वरना हमें बार बार एक ही चीज़ को रटना पड़ेगा। नाम है पैलिनोगैमेटिक कॉपुलेशन। पैलिनो का मतलब होता है दो पॉइंट पढ़ते हैं हम, एक पढ़ते हैं प्लाज्मोगेमी, एक पढ़ते हैं कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है उसके साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, और कैरियोगेमी का मतलब होता है उसके न्यूक्लियस का फ्यूजन। तो किसका, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के साथ यानी कि कोई भी दो गैमेट्स जो हैं उनका केवल और केवल साइटोप्लाज्म जो है वो फ्यूजन करेगा। तो हमें केवल यही पॉइंट याद रखना है कि कोई भी दो गैमेट्स जो हैं उनका कौन सा पार्ट, पैलिनो पार्ट। पैलिनो मीन्स प्लाज्मोगेमी पार्ट। प्लाज्मोगेमी को हिंदी में कहा जाता है जीव द्रव का फ्यूजन या जीव द्रव फ्यूजन, यानी उसका सलियन। ये तो क्या होता है इसका, केवल इसके साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। दो गैमेट्स जो हैं, अब ये दो गैमेट्स हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों गैमेट्स क्या होंगे, अपोजिट टाइप के होंगे, यानी मेल और फीमेल। दो गैमेट्स का साइटोप्लाज्मा जब आपस में फ्यूजन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पैलिनोगैमेटिक कॉपुलेशन या फ्यूजन। क्या कहते हैं इसको हम, पैलिनोगैमेटिक कॉपुलेशन या पैलिनोगैमेटिक फ्यूजन। अब ये तो दो विपरीत प्रकार के, उनकी बात करें हम गैमेट्स की। अब जो विपरीत प्रकार के गैमेट्स आपस में फ्यूजन कर रहे हैं वो भी मॉर्फोलॉजी के बेस पे, उनके स्ट्रक्चर के बेस पे और उनकी फिजियोलॉजी के बेस पे क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये पैलिनोगैमेटिक कॉपुलेशन जो है वो 3 टाइप से कंप्लीट होती है, जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं एक बार। पैलिनोगैमेटिक कॉपुलेशन, गैमेटिक कॉपुलेशन कितने टाइप का, 3 टाइप का। एक टाइप होता है आइसोगैमी,
एक टाइप होता है एन आइसोगेमी और एक टाइप होता है ऊगेमी। इनके नाम ही सिंपल हैं, इनकी डेफिनेशन और भी सिंपल है। आइसो हम जानते हैं, आइसो मीन्स इक्वल, गैमी मानी गैमिट्स, जिनकी गैमिट्स क्या हो, इक्वल हो। इक्वल का मतलब एक समान हो। तो हम इसको डेफिनेशन के रूप में क्या कह सकते हैं, ऐसे गैमिट्स जो मॉर्फोलॉजिकल कॉमा स्ट्रक्चरल रूप से क्या हो, सेम हो। आकारिकी रूप से एक समान आकार के हों और उनकी संरचना भी क्या हो, एक समान हो, क्या कहलाते हैं, आइसोगेमी। लेकिन एक अंतर याद रखना है कि ये गैमेट्स फिजियोलॉजिकल रूप से भिन्न होंगे, यानी इनकी जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो भिन्न होंगी। क्यों? क्योंकि हम बार बार पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की वजह से इनकी फिजियोलॉजी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इनकी फिजियोलॉजिकल क्रिया, रिएक्शन, फिजियोलॉजिकल क्रियाएं कैसी होंगी, डिफरेंट टाइप की होंगी, भिन्न प्रकार की होंगी। तो मैं क्या कह सकती हूँ, आइसोगेमी का मतलब ऐसे गैमेट्स जो मॉर्फोलॉजिकल रूप से और स्ट्रक्चरल संरचनात्मक रूप से और आकारिकी रूप से तो एक समान हो, लेकिन फिजियोलॉजिकल रूप से क्या हो, डिफरेंट हो, क्या कहलाते हैं, आइसोगेमी। यहाँ है एन आइसोगेमी, यानी कि हम क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजिकल रूप से, फिजियोलॉजिकल रूप से और स्ट्रक्चरल रूप से तीनों तरीके से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, एन आइसोगेमी कहलाते हैं। तो मैं यहाँ इसके लिए क्या लिख सकती हूँ कि मॉर्फोलॉजिकल, आकारिकी रूप से, स्ट्रक्चरल संरचनात्मक रूप से और फिजियोलॉजिकल कार्य के रूप से, इन तीनों रूप से क्या होते हैं, डिफरेंट, भिन्न प्रकार के होते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, एन आइसोगेमी। नेक्स्ट आता है ऊगेमी। नाम से पता चल रहा है गेमी तो बनेंगे पर ऊ टाइप के होंगे। यहीं से हम नए शब्द सुनना शुरू कर देते हैं, ऊगोनिया और एंथीडिया। तो मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, यानी मेल किस में बनते हैं, एंथीडिया में, और जो फीमेल होते हैं वो किस में बनते हैं, ऊगोनिया में बनते हैं। और उनके अंदर और उनमें बनने वाले जितने भी स्पोर होंगे वो सारे क्या होंगे, एक समान होंगे। तो दो तरीके से हम इसको लर्न करते हैं। एक मैन याद रखना है हमें, आइसोगेमी और एनाइसोगेमी। ऊगेमी में तो मेल अलग गोनिया में बनते हैं, यानी एंथीडिया में बनते हैं, और फीमेल ऊगोनिया में बनते हैं। अब अपन बात करते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में कि जो आइसोगेमी है उनमें बनने वाले जो गैमेट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकल रूप से और स्ट्रक्चरल रूप से तो सेम होंगे, लेकिन उनकी फिजियोलॉजिकल क्रियाएं क्या होंगी, डिफरेंट टाइप की होंगी। और एन आइसोगेमी में ना मॉर्फोलॉजिकल रूप से सेम होंगे, ना फिजियोलॉजिकल रूप से सेम होंगे, और ना स्ट्रक्चरल रूप से सेम होंगे। और ऊगोनिया में तो तीनों बनते ही अलग टाइप से हैं, यानी कि एक बनता है एंथीडिया में और दूसरा बनता है ऊगोनिया में। याद हमें ये रखना है कि ऊगेमी बना है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स जो हैं वो ऊगोनिया में बनते हैं, और मेल जो होते हैं वो एंथीडिया में बनते हैं। अब पॉइंट आता है इनके आगे का कि जो है जब मॉर्फोलॉजिकल रूप से और स्ट्रक्चरल रूप से दोनों क्या होते हैं, एक समान, लेकिन फिजियोलॉजिकल रूप से क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो ये किस में पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल जो है वो है सिनकाइट्रियम। इसका एग्जाम्पल होता है सिनकाइट्रियम। सिनकाइट्रियम एक ऐसी फंजाई है
जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए क्या बनते हैं, आइसोगैमेट्स बनते हैं, आइसोगेमी बनते हैं। और ये आइसोगेमी क्या होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल समान मॉर्फोलॉजी वाले होते हैं। बाकी डिफरेंट वाले तो लगभग सभी में बनते हैं, जैसे एल्बुगो, जैसे पक्सीनिया और एंथ्रिडिया और ऊगोनिया। ये तो अगेरिकस हैं, राइजोपस हैं और म्यूकर हैं, इन सब के अंदर तो जो है ऊगेमी टाइप्स के बनते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड टाइप्स की, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। नंबर 2 फर्स्ट था अपना टाइप प्लानोगैमेटिक कोपुलेशन। अब बात करते हैं सेकंड की, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेट्स का कॉन्टैक्ट, नाम से पता चल रहा है क्या होंगे, गैमेट्स कॉन्टैक्ट करेंगे किससे, एक दूसरे से। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, इसको कहते हैं हिंदी में गैमेटेंजियल, गैमेट्स का कॉन्टैक्ट मानी संपर्क। गैमेट्स क्या होंगे, इसके अंदर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। जैसे मैं बात करूं कि अभी मैंने समझाया आपको कि मेल गैमेट किस में बनेंगे, एंथ्रिडिया में, एंथ्रिडिया में। और फीमेल गैमेट किस में बनेंगे, ऊगोनिया में। तो दोनों जो गैमेट्स आपस में बनते हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और इनका एग्जाम्पल है एल्बुगो। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से इसके ऊपर डायग्राम से समझा करके कि कैसे ये अपनी एंथ्रिडिया और ऊगोनिया बनाते हैं। जैसे ये बनाई पूरी एक एंथ्रिडिया जिसके अंदर बहुत सारे मेल गैमेट्स प्रेजेंट हैं, ये एंथ्रिडिया। ये बनाई दूसरी मैंने ऊगोनिया, बिल्कुल राउंड शेप की, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट। गैमेट्स तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए, केवल कांटेक्ट में कौन आई है, गैमेटेंजिया, यानी जिसने गैमेट्स को कवर कर रखा है। ये युग्मक धानी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, युग्मक धानी। युग्मक तो कांटेक्ट में नहीं आए, केवल इनकी युग्मकों के चारों तरफ जो टेंजिया बनी हुई है, जो धानी बनी हुई है, वो कांटेक्ट में आई है। इसी को क्या कहा जाता है, गैमेटेंजियल कांटेक्ट। यानी अभी गैमेट्स कांटेक्ट में नहीं आए, गैमेट्स को जो कवर करे हुई गैमेटेंजिया है वो इनके कांटेक्ट में आई है। तो इसका नाम मैं लिख देती हूँ ऊगोनिया और इसका नाम होता है एंथ्रिडिया। एंथ्रिडिया हिंदी में कहते हैं इसे पूधानी और इसे कहते हैं स्त्रीधानी। इसे कहते हैं स्त्रीधानी और इसको क्या कहते हैं, पूधानी। जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, अब क्या करेंगे, इनके गैमेट्स कॉपुलेशन करेंगे। जब ये तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी, अब क्या करेंगे, कॉपुलेशन करेंगे। तो सेकंड स्टेज है गैमेटेंजियल कांटेक्ट, तो थर्ड स्टेज क्या हो जाएगी, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। तो थर्ड स्टेज जो है उसका नाम क्या होगा, गैमेटेंजियल गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन नाम से पता चल रहा है। अब जो गैमेटेंजिया थी उनमें जो बहुत सारे गैमेट्स भरे हुए थे वो क्या करेंगे, आपस में फ्यूजन करेंगे। तो इनका जो फ्यूजन है वो भी कई तरह से होता है।
अब अपन समझते हैं इसको कि किस तरीके से ये गैमेटेंजियल कांटेक्ट करते हैं। अभी मैंने आपको एक डायग्राम से समझाया था कि ये क्या थी, इसमें एंथ्रिडिया, जिसमें क्या भरे हुए थे, मेल गैमिट्स भरे हुए थे। ये गैमिट्स आकार में तो होते हैं छोटे और संख्या में क्या होते हैं, ज़्यादा। इसी के पास में एक डायग्राम और बनाया था मैंने, इसके अंदर क्या थे, फीमेल गैमिट यानी कि एंथ्रिडिया और ऊगोनिया। अब मैं दोनों के नाम लिख देती हूँ। इसका नाम है एंथ्रिडिया और इसका नाम है ऊगोनिया। ये है स्त्रीधानी और ये है पुधानी। कांटेक्ट में तो ये वहां आ चुकी थी, अब केवल इनके गैमेट्स कांटेक्ट में आएंगे। तो ये रहे इनके गैमेट्स और ये रहा इनका साइटोप्लाज्म। ये पार्ट कौन सा है इनका, साइटोप्लाज्म, जिसमें ये गैमेट्स आसानी से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसमें ये रहा इसको साइटोप्लाज्म, ये पूरा साइटोप्लाज्म है। अब ये दो तरीके से अपना फ्यूजन करेगी, एक बार फ्यूजन करेगी साइटोप्लाज्म का और एक बार फ्यूजन करेगी गैमेट्स का यानी न्यूक्लियस का। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि गैमेटेंजियल कांटेक्ट में प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी दोनों प्रोसेस होती है, यानी कि इनका साइटोप्लाज्म भी फ्यूजन करता है और इनके न्यूक्लियस भी फ्यूजन करते हैं। तो बेचारे अब ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस एक दूसरे से कब फ्यूजन करेंगे, अब मैं इसको डेफिनेशन के फॉर्म में बताऊं। जब एक एंथ्रिडिया एक ऊगोनिया के कांटेक्ट में आती है तो दोनों के मध्य जो कॉमन वॉल होती है, इस कॉमन वॉल के पास में, इस कॉमन वॉल के पास में एक पोर बन जाता है, एक छिद्र बन जाता है और इस पोर के द्वारा, इस पोर के, ये जैसे एक पोर बन गया, इस पोर के द्वारा एंथ्रिडिया का साइटोप्लाज्म ऊगोनिया की ओर और ऊगोनिया का साइटोप्लाज्म एंथ्रिडिया की ओर क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ये साइटोप्लाज्म इधर जाएगा और ये साइटोप्लाज्म इधर जाएगा और एंथ्रिडिया के मेल गैमेट्स ऊगोनिया की ओर और ऊगोनिया में उपस्थित फीमेल गैमेट एंथ्रिडिया की ओर मूव करते हैं। जैसे ही ये साइटोप्लाज्म एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर होता है, वैसे ही इनके न्यूक्लियस भी क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। जैसे ही विपरीत प्रकार के गैमेट्स एक दूसरे के क्या आते हैं, कांटेक्ट में, तो वो क्या करेंगे, कॉपुलेशन। अभी मैंने समझाया था कॉपुलेशन किसके समान है, फ्यूजन के समान है। तो वो क्या कर लेंगे, आपस में फ्यूजन कर लेंगे। तो ये क्या करेंगे, इस तरीके से एक दूसरे के अंदर प्रोवाइड होकर के इस ट्यूब के द्वारा, और इस ट्यूब का स्पेसिफिक नाम रख दिया जाता है क्योंकि इन दोनों के गैमेट्स ने फ्यूजन किया है, तो केवल फ्यूजन के समय ये ट्यूब बनी है, इसलिए इस ट्यूब का नाम रखा जाता है फर्टिलाइजेशन ट्यूब। तो इस ट्यूब का नाम क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब। हिंदी में कहते हैं निषेचन नलिका, निषेचन नलिका। निषेचन के समय ये ट्यूब बनती है और ऊगोनिया और एंथ्रिडिया का जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस है वो आपस में क्या कर लेते हैं, फ्यूजन। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया जाता है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन या गैमेटेंजियल फ्यूजन। अब चलते हैं इसके टाइप्स में। इसका जो मेन टाइप्स है वो दो प्रकार से किसके बेस पे होता है, इनकी ये जो फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनी है इसी के बेस पे होता है कि जब ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनी तो उस टाइम इसके बीच में ये होल बना या फिर ये डायरेक्ट ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए। तो इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब के बेस पे गैमेटेंजियल कांटेक्ट को क्या किया जाता है, टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है।
अब अपन आगे की बात करते हैं। इसमें वो दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एक टाइप होता है होलोगेमी। होलोगेमी तो मैं क्या कह सकती हूँ कि गैमेट्स के फ्यूजन के समय उसमें क्या बने, होल बन जाए एक, और उस होल के द्वारा उनके गैमेट्स क्या कर जाएं, एंटर कर जाएं। ये बनाई मैंने एंथ्रिडिया, ये बनाई मैंने ऊगोनिया, और अब इन दोनों के बीच में से एक होल बन जाए, ये होल बन गया, और इस होल में से इनका साइटोप्लाज्म तो क्या कर जाए, एंटर, लेकिन इनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूजन करने के लिए ट्रांसफर नहीं हो सकते। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, होल तो बन गया लेकिन होल में से इनका साइटोप्लाज्मा जो है, ये साइटोप्लाज्म तो ट्रांसफर हो जाएगा लेकिन न्यूक्लियस इसमें से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तब इसका नाम क्या रख दिया जाता है, होलोगेमी। होलोगेमी के अलावा एक और होता है जिसका नाम होता है नंबर बी, डायरेक्ट फ्यूजन। डायरेक्ट फ्यूजन हिंदी में कहते हैं सीधा संलयन। सीधा संलयन, इसमें क्या होगा, नाम है डायरेक्ट संलयन। इसका मतलब एंथ्रिडिया और ऊगोनिया के मध्य जो एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बननी चाहिए, जो एक होल बनना चाहिए, वो नहीं बनता, और उसके स्थान पर क्या होता है इसके अंदर, जैसे मैं आपको एक नेक्स्ट डायग्राम से समझाती हूँ कि ये बनाई मैंने पूरी एंथ्रिडिया, ये बनाई मैंने पूरी एक ऊगोनिया, ये बने हुए हैं इनके अंदर न्यूक्लियस और इनके गैमेट्स, और इसके अलावा इसमें प्रेजेंट है इनका साइटोप्लाज्म। तो ये डायरेक्ट क्या होते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, और कांटेक्ट में आते ही इनके बीच में इस तरीके से पूरा एक दूसरे के कांटेक्ट में यूं आने से पूरा क्या बन जाता है, एक होल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। होल भी नहीं कह सकते हम इसको, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं यूं। जैसे ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो इनका साइटोप्लाज्म इधर से इधर, इधर से इधर, इनके न्यूक्लियस यहाँ से यहाँ, इनके न्यूक्लियस यहाँ से यहाँ क्या करते हैं, आसानी से मूव कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट फ्यूजन, और आपस में क्या कर लेंगे, ये फ्यूजन कर लेंगे। तो अब आपको इतना समझाने के बाद में समझ में तो आ ही गया होगा कि गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, और गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में टाइप्स, होलोटाइप्स और डायरेक्ट फ्यूजन, ये तो समझ में आ ही गए होंगे कि किस तरीके से एक होल लाइक स्ट्रक्चर बनती है, और उस होल के द्वारा ऊगोनिया, एंथ्रिडिया का साइटोप्लाज्म ऊगोनिया में और ऊगोनिया का साइटोप्लाज्म एंथ्रिडिया में ट्रांसफर होता है। लेकिन एक डायरेक्ट फ्यूजन के द्वारा किस तरीके से एक ऊगोनिया और एंथ्रिडिया की पूरी वॉल जो होती है वो क्या हो जाती है, डिजेनरेट फॉर्म में चली जाती है, इनकी नष्ट हो जाती है, और ये पूरी बॉडी से एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिससे इनका पूरा साइटोप्लाज्म और इनका पूरा न्यूक्लियस आपस में क्या कर सकते हैं, फ्यूजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये एक गैमेटेंजियल कांटेक्ट जो है और गैमेटेंजियल कॉपुलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप आती है स्पर्मेटिनाइजेशन। स्पर्मेटिनाइजेशन नंबर 4। स्पर्मेटिनाइजेशन नाम से पता चल रहा है क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, और उन स्पर्म के मध्य क्या होगा, उनका फ्यूजन होगा, तो क्या कहलाएगा, स्पर्मेटिनाइजेशन। तो इसमें ऐसा जो है, सबसे पहले एग्जांपल्स याद रखना कि इस प्रकार का किस में पाया जाता है, पक्सीनिया में पाया जाता है। पक्सीनिया जो गेहूं पे संक्रमण फैलाती है, इसमें क्या होते हैं, बनने वाले जो स्पर्म होते हैं, यानी कि मेल प्लस फीमेल, ये दोनों स्पर्म आपस में क्या कर लेते हैं, फ्यूजन कर लेते हैं। इनको साइटोप्लाज्मा से कोई मतलब नहीं है
कि इनके साइटोप्लाज्मा ने फ्यूजन किया या नहीं किया। इनमें केवल फ्यूजन होगा उनके गैमेट्स के बीच में, उनके स्पर्म के बीच में, और जैसे ये स्पर्म फ्यूजन करेंगे तो डिप्लॉयड स्टेज उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरीके से स्पर्मेटिनाइजेशन की प्रोसेस होती है। और नेक्स्ट बात करते हैं अपन सोमेटोगेमी नंबर 5। सोमेटोगेमी नाम से पता चल रहा है कौन सी सेल फ्यूजन करेंगी, सोमेटिक सेल फ्यूजन करेंगी। और सोमेटिक सेल पहले से क्या होती हैं, 2n होती है, नाम ही है सोमेटिक सेल। कायिक कोशिकाएं सोमेटिक सेल्स के समान, तो कौन सी सेल, सोमेटिक सेल आपस में क्या करेंगी, फ्यूजन। और किसके समान रिप्रोडक्शन करेंगी, वेजिटेटिव के समान रिप्रोडक्शन करेंगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि सोमेटिक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप्स है वो एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के समान है, लेकिन दोनों में एक अंतर है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के समय जब सोमेटिक सेल भाग लेती है तो सोमेटिक सेल हमेशा टुकड़ों में डिवाइड होती है, न कि वो विपरीत प्रकार की सोमेटिक सेल के साथ फ्यूजन करती है। और यहाँ पर जो सोमेटिक सेल भाग लेगी वो क्या करेगी, एक मेल पार्ट की सोमेटिक सेल एक फीमेल पार्ट की सोमेटिक सेल के साथ क्या करेगी, फ्यूजन करेगी। इसलिए इसका नाम क्या रखा जाता है, सोमेटोगेमी। यानी सोमेटिक सेल्स क्या बनाएंगी, गैमिट्स बनाएंगी। अगर सोमेटिक सेल ने डायरेक्ट फ्यूजन कर लिया तो सोमेटिक सेल हम खूब अच्छे से आप लोग भी जानते हैं कि 2n होती है। अगर 2n के साथ 2n का फ्यूजन होता है तो 4n हाइब्रिड वैरायटी के समान बन जाएंगी। इसलिए ये सोमेटिक सेल क्या करती हैं बेचारी, सबसे पहले अपने हैप्लोइड गैमिट्स बनाती हैं, और वो हैप्लोइड गैमिट्स सोमेटिक सेल्स वाले कैरेक्टर्स रखते हैं, और वो सोमेटिक सेल्स आपस में फ्यूजन करके क्या करती हैं, सोमेटोगेमी की प्रोसेस कंप्लीट करती हैं। आज अपन ने कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फंजाई का अपना हो चुका है। एक बार मैं आपको शॉर्ट समरी के रूप में इसको समझा दूं, क्योंकि फंजाई का रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स का होता है, जिसमें से एक टाइप लगभग हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके क्वेश्चन आते हैं इनके एग्जाम्पल्स पे। तो मैं आपको एक बार शॉर्ट ट्रिक में इसको छोटे छोटे फॉर्म में समझा दूं कि जो जितने भी फंजाई होती है उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के पार्ट होते हैं, यानी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है पैलेनोगेमेटिक फ्यूजन या पैलेनोगेमेटिक कॉपुलेशन। नाम से पता चल रहा है किसका, प्लाज्मोगेमी का, यानी उसके साइटोप्लाज्म का क्या होगा, फ्यूजन होगा। और ये साइटोप्लाज्म किसका होगा, विपरीत टाइप की फंजाई का होगा। नेक्स्ट इसके टाइप्स आते हैं आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ooगेमी। आइसोगेमी का मतलब होता है कि उसमें भाग लेने वाले जो गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल रूप से और स्ट्रक्चरल रूप से तो एक समान होते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकल रूप से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है एनाइसोगेमी। एनाइसोगेमी में वो किसी भी तरीके से समान नहीं होते, चाहे उनकी मॉर्फोलॉजी की बात करो, चाहे उनके स्ट्रक्चर की बात करो, चाहे उनके फिजियोलॉजी की बात करो। और ooगेमी में तो चलो वो बनते ही अलग अलग जगह हैं। मेल जो है वो अलग गैमेट अलग स्थान पे बनेंगे और फीमेल गैमेट्स अलग स्थान पे बनेंगे। तो मेल गैमेट्स बनते हैं एंथ्रिडिया में और फीमेल गैमेट्स बनते हैं ooगोनिया में। नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करते हैं कि ये बनते हैं उनमें से सेकंड टाइप गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। नाम है गैमेटेंजियल, कौन, युग्मकों की धानी, जिसमें कौन निवास करेंगे, गैमेट्स निवास करेंगे। तो गैमेटेंजिया ही क्या होंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी। जैसे मैंने डायग्राम में समझाई कि ये एक एंथ्रिडिया है, ये एक ooगोनिया है। इस एंथ्रिडिया में मेल गैमेट्स भरे हुए हैं, इस ooगोनिया के अंदर फीमेल गैमेट्स भरे हुए हैं। केवल इनकी एंथ्रिडिया और ooगोनिया की जो आउटर वॉल है वो ही एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती है, तो इसका नाम क्या होता है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के लिए मैंने अभी आपको समझाया था कि एक तरीके से क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो गैमेटेंजियल जो फ्यूजन होता है इसका मतलब गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होगा। अब जब एंथ्रिडिया और ooगोनिया जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती हैं तो इनके बीच की जो दोनों के बीच की कॉमन वॉल होती है, इसके बीच में एक पोर बन जाता है, और वो पोर साइज अलग अलग टाइप की होती है। कुछ में वो बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, किसी में वो हॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, और किसी में इन दोनों की पूरी वॉल जो होती है वो एक साइड की पूरी कॉन्टैक्ट में आ जाती है। मैं आपको केवल यहाँ पे ये समझाना चाह रही हूँ कि फर्टिलाइजेशन के लिए इसमें ट्यूब,
होल, कुछ ना कुछ तो बनेगा तब ही ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, और जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तब ही इनका साइटोप्लाज्म और इनका न्यूक्लियस क्या कर पाएगा, अपना फ्यूजन कर पाएगा। तो इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक टाइप्स इसका रखा गया होलोगेमी और एक टाइप्स रखा गया इसका डायरेक्ट फ्यूजन। नाम है होलोगेमी, मतलब गेमिट्स के फ्यूजन के लिए क्या बनेगा, होल बनेगा। तो मैंने इस डायग्राम में समझाया कि ये पूरी एंथ्रिडिया, ये पूरी ओगोनिया जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो इनके बीच में एक होल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, और इस होल लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा इस सेल का यानी कि एंथ्रिडिया का साइटोप्लाज्म ओगोनिया में और ओगोनिया का साइटोप्लाज्म एंथ्रिडिया में क्या कर सकता है, आसानी से आवागमन कर सकता है। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट फ्यूजन, और डायरेक्ट फ्यूजन का मतलब होता है कि पूरी एंथ्रिडिया और पूरी उसकी ओगोनिया की जो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है उस सरफेस में क्या हो जाता है, बिल्कुल डायरेक्ट फ्यूजन हो जाता है। इसके डायरेक्ट फ्यूजन होने से क्या होता है कि पूरा साइटोप्लाज्मा आसानी से मूवमेंट कर सकता है, दोनों के गैमेट्स आपस में फ्यूजन कर सकते हैं, दोनों के गैमेट्स आसानी से मूव कर सकते हैं। तो इसके द्वारा क्या हो जाते हैं, गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसमें स्पर्मेटिनाइजेशन। स्पर्मेटिनाइजेशन का मतलब होता है स्पर्म के मध्य फ्यूजन। ये ना तो किसी गैमेटेंजिया में बनते, ना किसी सोमेटिक सेल्स में बनते, ये जहाँ अपना डेवलपमेंट करने के लिए बनते हैं, जैसे एंथ्रिडिया और ओगोनिया पर्टिकुलर प्लांट्स के ऊपर ही अपने गैमेट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं या स्पर्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों के बीच में क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, और इस टाइप से किस में पाए जाते हैं, पक्सिनिया के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी का मतलब होता है कि सोमेटिक सेल्स के मध्य फ्यूजन होगा, लेकिन हमने आज तक ये पढ़ा है कि सोमेटिक सेल्स हमेशा क्या होती हैं, 2n होती हैं। लेकिन जब सोमेटिक सेल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं तब तक तो वो 2n ही होंगी, क्योंकि वो क्या करेंगी, फ्रेगमेंटेशन करेंगी, विखंडन करेंगी। लेकिन जब वही सोमेटिक सेल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में भाग लेती हैं तो एक बार अपनी लाइफ में क्या करती हैं, फ्यूजन करने से पहले मियोसिस करती हैं, यानी कि फ्यूजन करने से पहले अपना एक बार अर्धसूत्री विभाजन करती हैं, और इस अर्धसूत्री विभाजन के कारण इनकी सोमेटिक सेल्स वापस क्या हो जाती हैं, गैमेट्स के समान क्या बन जाती हैं, हैप्लॉइड। है तो सोमेटिक सेल ही, मियोसिस डिवीजन कर लिया, हैप्लॉइड सोमेटिक सेल बन गई। अब ये हैप्लॉइड सोमेटिक सेल्स क्या कर लेती हैं, आपस में फ्यूजन कर लेती हैं, और फ्यूजन करके क्या बना लेती हैं, सोमेटोगैमी, यानी कि डिप्लॉइड न्यूक्लियस के समान स्ट्रक्चर बना लेती है। ये अपन ने आज बात करी टोटल फंजाई के रिप्रोडक्शन की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फंजाई के अंदर पाए जाने वाले इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और उसके बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की, कि किस तरीके से इनके इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होते हैं, यानी कि हम इनको यूज करते हैं। फंजाई सबने सुना ही है, ऐसा नहीं है कि हर जगह फंजाई हार्मफुल ही होती है, कुछ जगह बेनिफिशियल भी होती है। अगर फंजाई बेनिफिशियल आर्थिक महत्व की नहीं होती तो हम इंडस्ट्री में, औद्योगिक क्षेत्रों में, बेकरी के क्षेत्र में, इन सब में क्या नहीं कर सकते थे, प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इसलिए आज हम पढ़ेंगे इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, फंजाई के आर्थिक महत्व। फंजाई को कहते हैं कवक, कवक के आर्थिक महत्व। क्या क्या इनका उपयोग किया जाता है। पहला उपयोग पढ़ते हैं हम एज ए फूड, भोजन के रूप में। फंजाई को हम किसके रूप में यूज करते हैं, एज फूड, भोजन के रूप में। कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो खाने योग्य भी होती हैं, जैसे अगेरिकस, जैसे मशरूम, इनको आप लोगों ने भी खाया होगा। अगेरिकस जिसको मशरूम भी कहा जाता है,
इससे क्या होता है, भोजन के रूप में जो है यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस अगेरिकस में क्या पाया जाता है, रिच मात्रा में, रिच अमाउंट में प्रोटीन और वाइटामिन्स पाए जाते हैं। प्रोटीन भी पाया जाता है और विटामिन्स भी पाए जाते हैं। तो जिन लोगों में प्रोटीन्स की कमी होती है, जिन बच्चों में विटामिन्स की कमी होती है, उनको क्या खिलाया जाता है, अगेरिकस खिलाया जाता है। उस अगेरिकस के द्वारा यो माना जाता है कि अगेरिकस की बॉडी के अंदर 50% प्रोटीन की क्वांटिटी होती है। तो अगेरिकस को किसके रूप में यूज किया जाता है, प्रोटीन रिच फूड के रूप में हम यूज करते हैं। तो ये क्या हुआ, इसका एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हुआ, आर्थिक महत्व हुआ कि हम इसको किसके रूप में यूज कर सकते हैं, एक भोजन के रूप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज आता है एज रोल इन फूड इंडस्ट्री, किसके रूप में, भोजन के इंडस्ट्री के रूप में, रोल इन फूड इंडस्ट्री। भोजन के जो औद्योगिक होते हैं, उद्योग जो होते हैं, जैसे बेकरी उद्योग हुए, जैसे अल्कोहल के उद्योग हुए, जैसे पिगमेंटेशन के उद्योग हुए, कलर्स के उद्योग हुए, उन सब के लिए भी क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। तो मैं बात कर रही हूँ बेकरी की। जैसे मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको इसको इंटरेस्टिंग टाइप से। मैं बात करूँ यीस्ट, सब ने बहुत अच्छे से सुना है, बार बार यीस्ट का नाम, बार बार यीस्ट का नाम। इंडस्ट्री के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है किसका, यीस्ट का। कैसे, सब ने डबल रोटी खाई होगी, डबल रोटी के अंदर फर्मेंटेशन की क्रिया को करवाने के लिए किसका यूज किया जाता है, यीस्ट का यूज किया जाता है। यानी कि डबल रोटी में जो किण्वन की क्रिया करवाई जाती है उसके लिए किसको यूज करते हैं, यीस्ट को यूज करते हैं। कि यीस्ट के द्वारा क्या होता है कि वो जो डबल रोटी की जो सॉफ्टनेस होती है वो किसके कारण होती है, यीस्ट नामक फंजाई उसमें किण्वन की क्रिया करती है, जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं। वो क्या करती है, फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा एनएरोबिक अवायवीय श्वसन की क्रिया करती है और CO2 गैस उत्पन्न करती है। और उस CO2 गैस की वजह से वो क्या बन जाती है, बिल्कुल फ्लॉपी टाइप की बन जाती है, स्पंजी टाइप की बन जाती है। तो इसका यूज किस में करते हैं, यीस्ट के रूप में। एक और बताती हूँ आपको, जैसे मैं बात करूँ पेनिसिलियम की। पेनिसिलियम जो है वो भी क्या है, एक फंजाई है और इसका यूज किया जाता है चीज बनाने में। चीज तो सबने खाई ही होगी, ब्रेड के ऊपर लगा करके, डबल रोटीज जो होती हैं उनके ऊपर यूज करते हैं चीज़ को। बटर जैसे आइटम्स जो होते हैं उनको बनाने के लिए, और बटर, चीज़, इनमें जो फ्लेवर्स होते हैं अलग अलग स्मेल, खुशबू वाले, वो फ्लेवर्स किससे उत्पन्न किए जाते हैं, पेनिसिलियम की एक स्पीसीज होती है पेनिसिलियम नोटेटम, एक स्पीसीज होती है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम स्पीसीज है, एक होती है पेनिसिलियम की बहुत सारी स्पीसीज होती है, फ्लेवेक्टम, रूबेलम, रोबेस्टम, तो अलग अलग है। रोबेस्टम जो है वो चीज़ के अंदर खुशबू उत्पन्न करने के लिए यूज करते हैं। तो हमें इनकी अलग अलग स्पीसीज याद रखने की बजाय हमें याद ये रखना है कि पेनिसिलियम जो है उसकी कुछ स्पीसीज से एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं और कुछ स्पीसीज के द्वारा चीज़ में खुशबू उत्पन्न की जाती है। ये आते हैं इनके उपयोग। नेक्स्ट बात करते हैं अपन थर्ड रोल, इंडस्ट्री में, औद्योगिक क्षेत्र में क्या उपयोग करते हैं इनका। इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज एरिया, औद्योगिक क्षेत्र में भी जो है इनका यूज किया जाता है। जैसे मैं बात करूं ऑर्गेनिक एसिड की, ऑर्गेनिक एसिड हिंदी में कहते हैं कार्बनिक अम्ल। डायरेक्ट कार्बनिक अम्ल बनाया जाता है
किसके द्वारा? फंजाई के द्वारा। अब अभी मैंने आपको समझाया था कि खुशबू उत्पन्न करने के लिए, किसी भी प्रकार के एसिड को बनाने के लिए किसकी यूज करते हैं? पेनिसिलियम की स्पीसीज को यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी पेनिसिलियम की एक स्पीसीज है, पेनिसिलियम ऑक्जेलिकम, नाम है लास्ट में ऑक्जेलिकम। तो कौन सा कार्बनिक पदार्थ बनाएंगे? ऑक्जेलिक एसिड बना देंगे उससे। जैसे मैं नाम लिखूं, पेनिसिलियम पेनिसिलियम ऑक्जेलिकम, इससे बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। पेनिसिलियम स्पीसीज है, ऑक्जेलिकम है, इसे से याद रखना है क्या बनाएगी? ऑक्जेलिक एसिड। और ऑक्जेलिक एसिड अपने आप में क्या है? एक ऑर्गेनिक एसिड है। तो इसको लैंग्वेज के रूप में क्या कहेंगे कि पेनिसिलियम की स्पीसीज ऑक्जेली पेनिसिलियम ऑक्जेलिकम, पेनिसिलियम ऑक्जेलिकम से ऑक्जेलिक एसिड बनाया जाता है। और ऑक्जेलिक एसिड एक कार्बनिक एसिड है जिसका उपयोग इंडस्ट्री उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट बात करूं मैं पेनिसिलियम ल्यूटियम, पेनिसिलियम ल्यूटियम या पेनिसिलियम लूटम, इसका उपयोग किया जाता है किसके लिए? सिट्रिक एसिड के लिए। क्या बनाने के लिए किया जाता है? सिट्रिक एसिड। पेनिसिलियम की स्पीसीज है ल्यूटम, ल्यूटम का उपयोग किसमें किया जाता है? सिट्रिक एसिड बनाने में। और सिट्रिक एसिड अपने आप में क्या है? एक ऑर्गेनिक एसिड है। तो इस प्रकार से इनके द्वारा क्या बनाए जाते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स को बनाने के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज देखते हैं हम पिगमेंट बनाने में। पिगमेंट, वर्णक, अलग अलग टाइप के कलर्स, अलग अलग टाइप के पिगमेंट बनाने के लिए। जैसे मैं एक पिगमेंट की बात करूं तो सिंपल सी बात है, सारे यूजफुल कौन होते हैं? पेनिसिलियम ही तो होते हैं। तो हमें याद रखना है पेनिसिलियम सिट्रुलम। यहाँ बात करती हूँ मैं पेनिसिलियम सिट्रुलम, पेनिसिलियम सिट्रुलम, इसके द्वारा क्या बनाया जाता है? ऑरेंज कलर। क्या बनाया जाता है इसके द्वारा? ऑरेंज कलर का कलर बनाया जाता है, जो अलग अलग फ्लेवर्स के अलग अलग कलर्स जो होते हैं जिनको हम अलग अलग जगह यूज करते हैं, वो जो फ्लेवर बनते हैं वो फ्लेवर क्या होते हैं? पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट जितने भी टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, येलो कलर का पिगमेंट है, ऑरेंज कलर का पिगमेंट है, वाइट कलर का कोई पिगमेंट है, ग्रीन कलर का कोई पिगमेंट है, वो सब पेनिसिलियम की स्पीसीज से बनाए जाते हैं। और उन सब के द्वारा हम उनको अलग अलग फ्लेवर्स के फॉर्म में क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, इनके पिगमेंटेशन के लिए इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनकी मेडिसिन्स के रूप में। तो नेक्स्ट टाइप आता है मेडिसिन्स। दवाइयों के रूप में। अभी मैंने आपको समझाया कि जो फंजाई होती हैं उनकी बहुत सारी स्पीसीज ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं। इनके द्वारा हम एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं। तो नेक्स्ट बात करती हूँ मैं एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स की खोज किसने की थी। तो याद रखना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है सबसे पहले किसकी खोज की थी? एंटीबायोटिक्स की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 इसमें किसकी खोज की थी? एंटीबायोटिक्स की खोज की थी। अब सिंपल क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स को तैयार किससे किया जाता है? अभी मैंने समझाया कि फंजाई में पेनिसिलियम सबसे ज़्यादा बेस्ट है। हर चीज़ को तैयार करने के लिए पेनिसिलियम की स्पीसीज यूज करते हैं। तो यहाँ आ जाएंगी, पेनिसिलियम की एक स्पीसीज थी पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम, ये एक ऐसी स्पीसीज है
पेनिसिलियम नोटेटम, जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? एंटीबायोटिक्स को तैयार करने के लिए किया जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ये दो तरीके से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि पेनिसिलियम की खोज सबसे पहले, एंटीबायोटिक्स की खोज सबसे पहले किसने की? तब आंसर आता है फ्लेमिंग ने की। और किसमें की? तब आंसर आता है पेनिसिलियम नोटेटम स्पीसीज में की। और पेनिसिलियम नोटेटम अपने आप में क्या है? एक फंगस की स्पीसीज है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट चलते हैं अपन, ये इनके नंबर डाल देती हूँ मैं। सपोज करो ये नंबर ए है मेडिसिन के रूप में, एंटीबायोटिक्स के रूप में। नंबर नेक्स्ट की बात करूँ मैं, अर्गट। अर्गट की आपने सुना ही होगा कि बाजरा में एक चेपा रोग उत्पन्न होता है, जिसमें बाजरे का भुट्टा बिल्कुल चिपचिपा हो जाता है। तो बाजरे का भुट्टा जब चिपचिपा हो जाता है तो वो अपना जो रोग है उसको सिंपल भाषा में तो चेपा रोग कहते हैं, लेकिन पैथोलॉजी की भाषा में उस पैथोजन का नाम, उस डिजीज का नाम क्या होता है? अर्गट डिजीज होता है। तो अर्गट डिजीज किसके कारण उत्पन्न हुई? फंजाई के कारण उत्पन्न हुई। किसके कारण उत्पन्न हुई? एक फंजाई के कारण उत्पन्न हुई। जैसे ही उस फंजाई से उत्पन्न होती है तो उस फंजाई के स्पोर कहाँ बनेंगे? उस बाजरे के भुट्टे में बनेंगे। लेकिन उनसे क्या बनाई जाती हैं? मेडिसिन से बनाई जाती हैं। कौन कौन सी मेडिसिन से बनाई जाती हैं, इसके बारे में अपन इसमें बात करते हैं कि जो फंजाई है इसके द्वारा, यानी इस फंजाई के द्वारा जो कौन सा रोग उत्पन्न कर रही है? बाजरे में। बाजरा सब जानते ही हैं, बाजरे में एक रोग उत्पन्न करती है, लेकिन उसको कलेक्ट करके और उससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। वो दवाइयाँ बहुत उपयोगी होती हैं। उन दवाइयों का यूज़ जो है वो यूट्रस से रिलेटेड होता है। जैसे किसी को गर्भपात की प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो गर्भपात के समय यूट्रस जो है वो लूज हो जाती है, तो उसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन उत्पन्न करने के लिए, संकुचन उत्पन्न करने के लिए क्या यूज किया जाता है? इस अर्गट से बनी हुई दवाइयों के लिए, इस अर्गट से बनी हुई दवाइयों का यूज किया जाता है। किसके लिए? अबॉर्शन, मिसकैरेज के लिए। अबॉर्शन के टाइम यूट्रस जो है जब वो लूज हो जाती है तो उसके कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए। इसके अलावा अगर किसी को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने वाली जो मेडिसिन होती हैं वो भी किससे बनी हुई होती हैं? अर्गट से बनी हुई होती हैं। इसलिए बेनिफिशियल है हमारे लिए, ये भी कोई नुकसानदायक नहीं होती है। तो ये हुआ एक मेडिसिन के रूप में यूज। नेक्स्ट यूज की मैं बात करती हूँ कि जो फंजाई है वो एक फाइटो हार्मोन्स भी बनाती है। क्या बनाती हैं? फाइटो हार्मोन, पादप हार्मोन। नाम सुना होगा जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन क्या कहते हैं इसको? ग्रोथ हार्मोन, वृद्धिकारी हार्मोन। किससे उत्पन्न किया था सबसे पहले इसे? जिब्रेला से उत्पन्न किया था। और जिब्रेला क्या है? एक फंजाई है। तो इससे किससे उत्पन्न किया था? जिब्रेला फ्यूजोरम। उस फंजाई का नाम क्या था? जिब्रेला फ्यूजोरम। जिब्रेला फ्यूजोरम या फ्यूजेरियम। कई बार फ्यूजोरम मिल जाता है, कई बार फ्यूजेरियम मिल जाता है। ये क्या है? एक फंजाई है। इसके द्वारा कृत्रिम रूप से क्या बनाया जाता है? जिब्रेलिन हार्मोन। और वो जिब्रेलिन हार्मोन क्या है? एक वृद्धिकारी हार्मोन है। अब ये किस किस की वृद्धि करता है? फ्लावर की ग्रोथ करता है। तो जिन प्लांट्स से, जैसे रोज प्लांट है, गुलाब का पेड़ है, हमें उससे इतनी छोटी साइज का फ्लावर नहीं चाहिए, हमें उससे इतनी बड़ी साइज का फ्लावर चाहिए।